नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पद्मनाभ शर्मा। स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक हिस्टोरिक जजमेंट जो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है आर्टिकल 39B के इंटरप्रिटेशन पर। देखिए, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है, ध्यान से सुनिएगा, कि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि क्या सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूटेबल मटेरियल रिसोर्स कहते हुए कम्युनिटी के नाम पर कंट्रोल या नेशनलाइज कर सकता है या नहीं। मतलब कि क्या एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे एक जमीन हो गई या कोई एक बिल्डिंग को कम्युनिटी रिसोर्स कहते हुए स्टेट यानी सरकार उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकती है? क्या वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद बन सकती है? आज हम यही समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि आर्टिकल 39 भी क्या है, इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल का क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों ये केस इतना इंपैक्टफुल है। हम कुछ फाउंडेशनल कंसेप्ट्स और लैंडमार्क केसेस भी टच करेंगे जो इस जजमेंट को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि आर्टिकल 39 भी कहता क्या है और इसका बेसिक पर्पस क्या है। आर्टिकल 39B हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसे कि आर्टिकल 39B लीगली इंफोर्सेबल नहीं होते, पर स्टेट के लिए ये एक गाइडलाइन है जो एक वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। तो बेसिकली ये आर्टिकल एक गाइडलाइन है या कह सकते हैं एक प्रिंसिपल जो कहता है कि जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के, उनका ओनरशिप और कंट्रोल ऐसे होना चाहिए कि सबका भला हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपके पास कुछ चीजें हैं जो सबके लिए फायदेमंद है, जैसे कि कोई पब्लिक पार्क हुआ या जमीन जो बहुत लोगों के काम आ सकती है। अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि सरकार इन रिसोर्सेस को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे कि ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, किसी एक ग्रुप या व्यक्ति के पास कंसेंट्रेट ना हो। उन मटेरियल रिसोर्सेस को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि वो सबका भला कर सके। ये आर्टिकल 39 भी कहता है। बट यहां ये रिसोर्सेस जो है ये कौन से हो सकते हैं, ये कौन से हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं जैसे कि पानी हुआ, फॉरेस्ट और लैंड, या फिर वो रिसोर्सेस जो समाज के बड़े ग्रुप के वेलफेयर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 भी क्या कहता है ये हमने समझा। बट यहां कंफ्यूजन क्या, यहां प्रॉब्लम क्या, यहां समस्या क्या आ रही है ये समझते हैं। तो अब इस प्रिंसिपल में कंफ्यूजन ये है कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कम्युनिटी रिसोर्स में आ सकती है? मतलब क्या कोई ऐसा प्राइवेट रिसोर्स जैसे किसी का गार्डन हुआ या कोई बड़े बिजनेस की जमीन ही क्यों ना हुई, क्या वो जमीन भी कम्युनिटी रिसोर्स के नाम पर स्टेट ले सकती है? क्या उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी रिसोर्सेस के नाम पे ले सकती है स्टेट? ये कंफ्यूजन काफी सालों से है। अगर हम सिंपल तरीके से सोचें तो कम्युनिटी रिसोर्स वही चीज होनी चाहिए जो सब लोग यूज कर सकते हैं या उस पर सबका हक हो। लेकिन अगर स्टेट ये डिसाइड करे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी कम्युनिटी का रिसोर्स है, तो फिर प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा ना। यही तो कंफ्यूजन यहां आ रहा है कि क्या हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम ये रिसोर्सेज मान सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस रिसेंट जजमेंट। तो इस सवाल को समझने के लिए हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 39 भी पहले भी इंटरप्रेट हो चुका है। 1978 में एक केस आया था, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस रंगनाथा रेड्डी का केस। इस केस में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था कि जो भी रिसोर्स कम्युनिटी के काम का हो सकता है वो कम्युनिटी रिसोर्स में आना चाहिए, चाहे वो प्राइवेटली ओन्ड ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बड़ा बिजनेसमैन बहुत सारी जमीन अपने पास रखता है जो और लोगों के काम आ सकती है, तो वो जमीन भी कम्युनिटी रिसोर्स कहला सकती है। लेकिन दूसरे जजेस ने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन काफी ब्रॉड है और प्राइवेट और कम्युनिटी के बीच में लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो कंफ्यूजन अभी तक बना रहा, इसलिए जजमेंट आया। तो आते हैं इस बैकग्राउंड के साथ आज के केस पर, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। ये केस थोड़ा पुराना है क्योंकि पिटिशंस एक्चुअली 1992 में शुरू हुई थी और 2002 में ये 9 जजेस बेंच को रेफर की गई थी। लेकिन अब लगभग 20 सालों के बाद इस पर फाइनल डिसीजन आया है। तो इस केस में हुआ यूं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स का कहना था कि स्टेट उनकी प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स कहकर ले रही है, लेकिन जो कंपनसेशन या पैसा दिया जा रहा है
वो बहुत ही कम है। वहीं स्टेट का कहना था कि आर्टिकल 39B के अंडर आता है, मतलब उनका ये कहना था कि वो ये प्रॉपर्टी कम्युनिटी के भले के लिए यूज करेंगे। वहीं प्रॉपर्टी ओनर्स का कहना था कि ये उनके प्राइवेट राइट्स के खिलाफ है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 जज बेंच बनाया, जिसमें चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और दूसरे सीनियर जजेस ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए। कंफ्यूजन क्यों आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो फाइनली इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स नहीं समझा जा सकता। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है जो हम सबको समझनी चाहिए, जिसमें पहला बताया है रिसोर्स का नेचर। यहां हम देखते हैं कि क्या वो रिसोर्स सिर्फ एक व्यक्ति का है या वो सभी लोगों के लिए काम का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पब्लिक पार्क हुआ जो सब लोग यूज कर सकते हैं, वो कम्युनिटी का रिसोर्स है। लेकिन अगर वो व्यक्ति का अपना गार्डन है तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति का है। तो पहला फैक्टर बताया कि रिसोर्स का नेचर क्या है, ये समझाया। दूसरा, हमको कम्युनिटी पर इंपैक्ट बताने की कोशिश करी उन्होंने कि मान लो अगर किसी रिसोर्स का कम्युनिटी पर कोई अच्छा असर है तो उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन सोचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक प्राइवेट डैम है जो सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, लेकिन वो पानी सबके लिए जरूरी है। तो इस केस में उस पानी का रिडिस्ट्रीब्यूशन सोचा जा सकता है, उस रिसोर्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन सोचा जा सकता है। तीसरा फैक्टर बताया कि कुछ रिसोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो नेचुरली लिमिटेड होते हैं। अगर वो किसी व्यक्ति के कंट्रोल में है और लोगों को उनका एक्सेस नहीं मिलता तो स्टेट उन्हें ले सकती है, लेकिन ये प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है जो और लोगों को नहीं मिल रहा, तो सरकार यानी स्टेट उस पानी का कंट्रोल ले सकती है उस व्यक्ति से। किस लिए? कम्युनिटी रिसोर्स के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए उस मटेरियल रिसोर्स का यूज कर सकती है। चौथा फैक्टर बताएं यहां ओनरशिप का इंपैक्ट, कि अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कम्युनिटी के लिए फायदा है तो स्टेट उसे कंट्रोल में ले सकती है, लेकिन बिना किसी सॉलिड रीजन के नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन की जमीन ऐसी है जो कम्युनिटी के लिए जरूरी है, तो सरकार यानी कि स्टेट को यह दिखाना होगा कि क्यों उन्हें वो जमीन चाहिए। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां इन फैक्टर्स को बता के ये समझाने की कोशिश की कि सिर्फ इसलिए किसी रिसोर्स को कम्युनिटी रिसोर्स नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो किसी के आसपास है। अगर स्टेट को किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेना है तो उन्हें इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा ताकि हर व्यक्ति के राइट्स की रक्षा हो सके। इसका मतलब यहां पर यह निकलता है कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी का रिसोर्स नहीं माना जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह हेल्ड किया कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए एसेंशियल है तो भी उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन या नेशनलाइजेशन बिना वजह नहीं हो सकता। इसका एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए और स्टेट को हर केस में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो क्यों किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी का रिसोर्स बनाना चाहती है। ये समझाने की कोशिश की। तो ये फैसला ये एस्टेब्लिश करता है कि हर प्राइवेट चीज ऑटोमेटिकली मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी नहीं बनेगी। अगर स्टेट ऐसा कुछ करती है तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन और प्रोसीजर होना चाहिए ताकि कम्युनिटी का फायदा और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के बीच बैलेंस बना रहे। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना का भी कुछ अलग नजरिया रहा जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेस को कम्युनिटी रिसोर्स बनाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ तब, ध्यान से सुनना, कि वो सिर्फ तब जब उसका लीगल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। जैसे मान लीजिए स्टेट एक पार्क को कम्युनिटी के लिए लेना चाहती है तो वो या तो नेशनलाइज कर सकती है या उसका एक्विजिशन कर सकती है या फिर ओनर के एग्रीमेंट से उस रिसोर्स को कम्युनिटी के लिए यूज कर सकती है। ये जस्टिस बीवी नागरत्ना का कुछ अलग नजरिया देखने को मिला जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो आज का ये फैसला क्या हमें सिखाता है कि प्राइवेट और कम्युनिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स को अब और भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। ये उन लोगों के लिए एश्योरेंस है जो अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स को सिक्योर रखना चाहते हैं। सरकार यानी कि स्टेट अब बिना किसी कॉन्क्रीट रीजन के प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी के नाम पर नहीं ले सकती।
आप इस जजमेंट को एक पॉजिटिव बैलेंस की तरह से देख सकते हैं, जो प्राइवेट और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच एक लाइन ड्रॉ करता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि आर्टिकल 39B क्या है, कैसे प्राइवेट और कम्युनिटी रिसोर्स के बीच का रिलेशन डिफाइन होता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसे क्लैरिटी लाता है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और आप और ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना सवाल कमेंट्स में लिखना मत भूलिए और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।